बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज क्योंकि हमारा चैप्टर 15 जो है वो एंड हो गया है और इसकी आज हम लोग चैप्टर 15 की आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बेसिकली स्टूडेंट को तो खुद ही करनी चाहिए, लेकिन इस चैनल का टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस बनाने का मकसद ये था कि वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं या जिस तरह आजकल के हालात हैं कोरोना की वजह से, तो क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी बंद हैं तो उनको किसी किस्म की घर बैठे प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो लिहाजा लास्ट जो आज लेक्चर होगा चैप्टर 15 के हवाले से वो एक्सरसाइज पे होगा। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 16 जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज में फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर इसके अंदर कुछ यूँ लिखा हुआ है, पहली ही फिल इन दी ब्लैंक्स है कि डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट। आपको पता है कि फ्लूइड कंटेंट की जब बात करें, होम्योस्टैसिस पढ़ा था हमने थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर के हवाले से, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के हवाले से, क्योंकि फ्लूइड कंटेंट की बात की है इन्होंने, तो लिहाजा ये पहला जो आप लोगों की फिल इन दी ब्लैंक्स आ रही है इसमें आएगा ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर 2 पे द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर्स द प्रीकर्सर ऑफ ऑर्निथिन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं यूरिया साइकिल के अंदर कि हम अमोनिया को यूरिया साइकिल के ज़रिए इसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए ऑर्निथिन ही जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। ऑर्निथिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया से मिलके ये साइकिल जो है कंप्लीट करता है, सिट्रोलिन आर्जिनोसेक्सिनेट आर्जिन, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो आपका लोगों का फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें आपका जो आएगा वो यूरिया आ जाएगा, द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। इन किडनी, ये थर्ड है जी, इन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद अ नेटवर्क ऑफ आप लोगों को पता है कि जो कैपलरीज के साथ ये अटैच होता है, तो यहाँ पे कैपलरीज जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो यहाँ पे आप नेटवर्क ऑफ कैपलरीज जो हैं उसका जिक्र आप लोग करेंगे। नंबर 4 पे इन इंसेक्ट्स साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। इंसेक्ट्स के हवाले से इन्हें पूछा, यहाँ पे ये हुआ है कि वो कौन सी रीअब्जॉर्प्शन यानी वापस बॉडी में पानी को और नमकियात को वापस बॉडी में इंसेक्ट किस हिस्से से दोबारा से रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, वीडियो लेक्चर में भी दिया गया है कि वो रेक्टम जो जगह है वहाँ से रीअब्जॉर्ब वापस करते हैं और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेक्टम लिख देना है। नंबर 5 पे है द एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन डैश टू प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वर्टिब्रेट नेफ्रॉन। तो भाई बात यह है कि वो एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात की गई है, ADH की बात की गई है। ADH के बारे में हमने पढ़ा भी था कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। तो ये एक्ट कहाँ पे करता है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट उस पे ये अटैक करता है, उस पे ये हमला करता है और वहाँ से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये हार्मोन जो है हम प्रीवियसली इसको पढ़ चुके हैं। तो जवाब फिर क्या हुआ, इसका जवाब हो गया हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। नंबर 6 पे आ जाएगा द नेफ्रॉन अरेंज्ड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये वेरी सिंपल सा, 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टर मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया है अरेंज ऑन द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला द ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इनटू द मेड्यूला। अब डीप इनटू द मेड्यूला जो आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉर्टिकल तो हो नहीं सकते, तो लिहाजा ये होंगे जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन्स हैं। तो इसका जवाब फिर क्या हुआ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 7 पे द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन। तो वो डेफिनेटली वो लिथोट्रिप्सी है, ठीक है, तो इसलिए में आपने लिथोट्रिप्सी लिख देना है। उसके बाद डैश इज़ द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट सेकंड लास्ट लेक्चर में बड़ा क्लियरली बताया गया था कि हाइपोथैलेमस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, तो लिहाजा इसका जवाब भी जो है वो हाइपोथैलेमस ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का आ जाता है पेज नंबर 21 पे, एनसर्कल द यानी मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस पढ़ लेते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बात की गई है दैट प्रोटेक्शन, हिफाजत करना किसकी,
इंटरनल एनवायरनमेंट की किससे हिफाजत करना, उन फ्लक्चुएशन से जो बैरूनी माहौल में हो रही हैं। तो ये ओवरऑल बात की गई है। बैरूनी माहौल में तो बहुत कुछ बदल सकता है, लिहाजा इसमें पहला जो है ऑस्मो रेगुलेशन वो तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ टिपिकली वाटर और सल्यूट्स के बारे में बात की गई है। एक्सक्रीशन भी टिपिकली नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात की गई है। थर्मो रेगुलेशन भी टिपिकली टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। इसने ओवरऑल एक्सटर्नल की बात किया है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, हर चीज़ का जो है, लेकिन इसे स्पेसिफिकली ओवरऑल बात की है। तो ओवरऑल के लिए फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा डेल्टा ऑप्शन, यानी होम्योस्टेसिस जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो फिर पहले का हुआ होम्योस्टेसिस। नंबर 2, द कैटेगरी ऑफ प्लांट दैट हैज़ अडॉप्टेशन ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स टू लिमिट वाटर। अब जाहिर बात है कि वो प्लांट्स जो के जिनके पत्ते जो हैं वो स्मॉल भी हैं और थिक भी हैं। भाई स्मॉल और थिक क्यों होंगे? स्मॉल और थिक इसलिए होंगे ताकि उनकी बॉडी से पानी ना उड़े। अब जाहिर बात है इसमें हाइड्रोफाइट तो हो नहीं सकते, हाइड्रोफाइट्स के पत्ते तो बहुत चौड़े होते हैं। मीज़ोफाइट्स के भी पत्ते जो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बीटा ऑप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स जो हैं उनके पत्ते ना सिर्फ स्मॉल होंगे इसी बल्कि थिक होंगे, ताकि लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम से कम हो सके। थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा द एनवायरनमेंट वेयर द एनिमल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। अब डाइल्यूट यूरिन के बारे में कई दफ़ा बता चुके हैं कि जितना माहौल बाहर हाइपोटोनिक होगा, बॉडी से मतलब बाहर कम सल्यूट होंगे, वही जानवर जो है यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है डाइल्यूट। तो लिहाजा हाइपरटोनिक नहीं हो सकता, आइसोटोनिक नहीं हो सकता, टेरेस्ट्रियल, तो इसका जवाब होगा हाइपोटोनिक एक्वेटिक। बाहर हाइपोटोनिक होगा, बॉडी में पानी आएगा तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर्स के बारे में अभी हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का टॉपिक पढ़ा था कि लीव्स के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट के बाहर निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स। तो लिहाजा इसका जवाब चार्ली ऑप्शन होगा, यानी कि लीव्स। फिफ्थ नंबर पे अगर देखें, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अभी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी से निकालने के लिए कम से कम पानी चाहिए। अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया के लिए निकालने तो 500 ml चाहिए पर ग्राम, ठीक है, अमोनिया निकालने के लिए। यूरिया के लिए चाहिए 50 ml, और यूरिक एसिड जो है वाहिद एक ऐसा है जिसके लिए 1 ml पर ग्राम जो है इसको निकाल। तो मिनिमम वाटर जो बॉडी से निकालने के लिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट, उसका नाम है यूरिक एसिड। तो आपका जवाब भी क्या हुआ? यूरिक एसिड। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो इंसेक्ट्स के हवाले से, तो याद रखें हर जानवर के अंदर, बल्कि मोस्ट ऑफ द जानवरों के अंदर ये होता है कि उनके लिए एक्सक्रीशन के लिए अलहदा ओपनिंग होती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकालने के लिए अलहदा ओपनिंग होती है। जैसे इंसानों में देख लें, एनस के ज़रिए अनडाइजेस्टेड फीकल मटेरियल निकलेगा और यूरिथ्रा के ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकलेगा। लेकिन वाहिद एक जानवर जो है, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनका अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी उसी ओपनिंग से निकल रहा है और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी उसी ओपनिंग से निकल रहा है। तो लिहाजा इसमें आ जाएंगे इंसेक्ट्स। बाकी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में बता दिया। इंसान वर्टिब्रेट हो नहीं सकते, उसमें एनस है और यूरिथ्रा है, दो हैं, डिफरेंट हैं। प्लेनेरिया में भी हम आपको बता चुके हैं, प्लेनेरिया में सैक लाइक फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उनका अनडाइजेस्टिव मटेरियल मुंह के ज़रिए बाहर निकलता है। और प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडियम होता है, दो डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडियम है, पढ़ चुके हैं आप लोग, उसके अंदर भी एनस होता है। तो दो डिफरेंट ओपनिंग है। वाहिद इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें एक ही ओपनिंग के ज़रिए ये बाहर जाते हैं। उसके बाद जो है 7th MCQ, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो भाई यूरिथ्रा तो नहीं होता, यूरिथ्रा तो बॉडी से बाहर निकाल देता है, यूरिथ्रा वैसे भी ब्लैडर के साथ अटैच होता है, ये तो हो नहीं सकता। पेल्विस रीजन तो इंसान के पेल्विक रीजन को बोलते हैं, ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए होता ही नहीं है। उसके बाद कोलेक्टिंग टिब्यूल्स, कोलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो नेफ्रॉन से यूरिन निकालने के लिए होती है, लेकिन वो किडनी को जो है ब्लैडर के साथ नहीं जोड़ रहा कम से कम। तो किडनी को ब्लैडर से जोड़ने वाले पाइप को हम कहते हैं यूरिटर। तो इसका फिर जवाब भी क्या होगा? यूरिटर। 8वां और 8th आपका आ जाएगा द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड।
तो भाई पेस्टिसाइड्स बॉडी में अच्छी बात तो नहीं है, निकालो उसको भी। ड्रग्स भी बॉडी में नेगेटिव असरार रखती हैं, निकालो उसको। फूड एडिटिव्स, मसनूई जायके जो होते हैं, ये भी बॉडी में नुकसानदेह होते हैं। तो इन सब का ही बॉडी से निकाल देना ही जो है वो फ़ायदेमंद है। लिहाजा इसका ऑप्शन भी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म, इनमें से कौन सा एक एंडोथर्म यानी अपनी खुद की एनर्जी नहीं बनाता। तो इसमें बर्ड्स हैं, एंडोथर्मिक हैं, सबको पता है। उसके बाद फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट्स के बारे में मैंने टिपिकली एग्जाम्पल भी दी थी कि कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो एंडोथर्मिक हैं, ठीक है। और मैमल्स तो होते ही एंडोथर्मिक हैं। तो लिहाजा एम्फीबियंस जो हैं वो आपको पता कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, उनको पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। तो लिहाजा वो एंडोथर्मिक नहीं होते एम्फीबियंस। तो लिहाजा आपका ऑप्शन हो जाएगा बीटा, एम्फीबियंस के हवाले से। उसके बाद लास्ट MCQ आ जाएगा, नेम द टाइप ऑफ एडॉप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अब नेम द टाइप ऑफ एडॉप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है उसके साथ कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है। अब देखें, स्ट्रक्चरल इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है ये स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली स्ट्रक्चर तो आपकी स्किन हो सकती है, आप लोगों के लंग्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर। वो पूछ रहा है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग बुनियादी तौर पे एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, तो लिहाजा ये फिजियोलॉजिकल में आएगा, ठीक है, जिसमें कांपना शुरू कर देना और ये इसमें शिवरिंग हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसमें बीटा ऑप्शन जो है ये आप लोगों ने बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कॉनफॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये लिखा हुआ है जी, ऑस्मो कॉनफॉर्मर्स वो जानवर होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर टू एडजस्ट देयर इंटरनल, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसा माहौल बाहर वैसे ही अंदर, कुछ एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर ये बेचारे दे एक्टिवली रेगुलेट, हर वक्त अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्टिवली एनर्जी लगा के हर वक्त मेंटेन करते हैं, इनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है ऑस्मो कॉनफॉर्मर्स ये रहते ही कहाँ पे हैं, और आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर। इसकी एग्जांपल दे दें, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं और वाहिद एक वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी भी है, हैगफिश, जो कि ऑस्मो कॉनफॉर्मर है। ऑस्मो रेगुलेटर्स में डेफिनेशन में भी बता चुका हूँ कि पानी का निकालना किस कंडीशन में, हाइपरटोनिक में, द रिमूवल ऑफ साल्ट्स और सॉल्यूट्स इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो ये आप लोगों ने ऑस्मो रेगुलेटर्स में बता देना है। इसकी एग्जांपल जरूर देनी है क्योंकि आपको पता है एग्जांपल के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। तो ये बोनी फिश और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं इसके अंदर एग्जांपल दे दें। फिर एनहाइड्रोबायोसिस के बारे में आप लोगों से बताया गया था। एन का मतलब होता है विदाउट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ विदाउट वाटर। तो ये वो जानवर हैं जो तकरीबन पानी के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो दे कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन। इसके बारे में टिपिकली हमने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। तो इसमें ये जानवर जो हैं अपनी सरगर्मियाँ रोक देते हैं, अपने साइज़ को स्क्वीज़ कर लेते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते ताकि उनकी मेटाबॉलिज्म जो है आलमोस्ट ज़ीरो पे चली जाए, ताकि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके अंदर एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, रोटीवर्स, तो ये इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि वाई ग्लोमेरुलस पार्ट से ही क्यों नेफ्रॉन से जो है वो ही वहीं से ही फ़िल्टर क्यों होता है, कहीं और से फ़िल्टर क्यों नहीं होता। इसके बारे में भी किडनी के बारे में लेक्चर हो चुका है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि द वाल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस आर पोरस, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कैपलरीज़ में फेनिस्ट्रेशंस होती हैं, तो वहाँ से जैसे चाय की छाननी में से चाय गिरती है, तो इसी तरह वहाँ से भी निकल के वो बाउमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट आ जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि एफरेंट और ईफरेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें डायामीटर होता है, एफरेंट का डायामीटर बड़ा होता है, ईफरेंट का छोटा होता है। जब ब्लड आता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उधर से ग्लोमेरुलस में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, तो प्रेशर की वजह से सारा का सारा फिल्ट्रेट जो है वो बाउमेन कैप्सूल में चला जाता है। तो लिहाजा ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से सिर्फ फिल्ट्रेशन सिर्फ यहीं पे ही होती है और कहीं पे नहीं होती। फिर उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आपने बताना था कि भी वो कौन से 70% ऑक्सलेट स्टोन की क्या वजूहात हो सकती हैं। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि हाई इनटेक ऑफ ऑक्सलेट, वेजिटेबल्स, टमाटोज़,
उनके अंदर ज़्यादा, आप फूड में ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली ये ब्लड में भी ज़्यादा हो जाएगा और ये ऑक्सलेट स्टोन क्रिएट कर सकता है। तो ये आप लोगों ने बताना है और इसको हम लोग हाइपर ऑक्सिलूरिया भी बोलते हैं। नंबर 2, हायर ब्लड ऑक्सिलेट लेवल। ब्लड के अंदर जब ऑक्सिलेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑक्सिलेट स्टोन्स हैं ये बन जाएंगे। तो पहले तो फूड में हो गया, फिर दूसरा बात है ब्लड में हो गया। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ बता देनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएगा रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर, ये फेल क्यों हो गया भाई बच्चा फेल क्यों हो जाता है, पढ़ने के काबिल ना रहे। तो किडनी फेल क्यों हो जाता है, किडनी जब इनएबिलिटी ऑफ अ किडनी टू रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड, जब वो निकालने काबिल नहीं रहेगा तो उसको फेल कर दो आप लोग भी, वो बल्कि खुद ही फेल हो जाएगी। तो फेलियर ऑफ किडनी टू फिल्टर यूरिया फ्रॉम द ब्लड, वजह इसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर पार्ट। आपको ग्लोमेरुलर पार्ट बताया ना फिल्ट्रेशन करता है, वो ही असल में वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं। इट कैन बी अ पेस्टिसाइड, इट कैन बी अ ड्रग, इट कैन बी पैथोलॉजिकल, इट कैन बी इंजरी। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से किडनी जो है वो फेल हो सकती है। लास्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ बता दें हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे प्लांट्स की क्या है, कि हाई टेम्परेचर पे प्लांट कैसे बचता है और लो टेम्परेचर पे कैसे बचता है। हाई टेम्परेचर पे तो सिंपल सा असूल है कि स्टोमेटा ओपन, पानी हवा में और ट्रांसपायरेशन, एंड ट्रांसपायरेशन हैज़ द कूलिंग इफेक्ट और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसके बारे में भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि लो टेम्परेचर पे ये क्या करता है। पहला इसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि ये अपने जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर इंक्रीज सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है सुपर कूल तो हो जाती है लेकिन वो फ्रीज नहीं होती। एक और भी लिख सकते हैं इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द लिपिड्स, वो भी, लेकिन उसने पूछा ही एक है तो ये आप लोग इसमें बता दें। तो इसी तरह ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स आज कंप्लीट हो गई हैं। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।